हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिंट एनालिसिस फॉर 24 मार्च 2022। आज का टेक्स्ट एनालिसिस मैं ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की हाईलाइट है कि इंडिया के क्या-क्या स्टेप्स रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव में। तो सबसे पहले तो 1.82 बिलियन डोजेस जो हैं ऑलरेडी दी जा चुकी हैं पब्लिक को। तो अब ये कैसे किया गया उसका थोड़ा बैकग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो 16 जनवरी 2021 में शुरू हुई थी और सबसे पहले फेज में जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की गई थी और उसके बाद सेकंड फेज में ये एल्डरली पॉपुलेशन को अवेलेबल कराई गई थी और उसके बाद अबव द एज ऑफ 18 और रिसेंटली जो है चिल्ड्रन उनको उनके लिए भी वैक्सीन ला दी गई है। तो ये जो वैक्सीन है यहाँ पे मेंशन है कि सबसे पहले तो ये 3 वैक्सीन है जो अप्रूव हो चुकी हैं फॉर एडल्ट्स, जो कि हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। इसके अलावा जो चिल्ड्रन के लिए है अभी वो है कॉर्बेवैक्स 12 टू 14 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए। तो क्या प्लान है अभी गवर्नमेंट का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर किए जा सके? तो सबसे पहले तो जो रिड्यूस करना है टाइम, ताकि लोगों को ज़्यादा इनकरेज किया जा सके उनकी सेकेंड डोज के लिए, तो उसके लिए जो है टाइम रिड्यूस करने की सोच रहे हैं। तो पहले तो ये 12 टू 16 वीक्स था, अब वो 8 टू 16 वीक्स करने की इसको सोच रहे हैं। इसके बाद जो वैक्सीन वेस्ट ना हो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो सेंटर ने अलाउ कर दिया है कि अगर कहीं पे किसी सेंटर में, किसी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन जल्द ही एक्सपायर होने वाली है, तो वो जो वैक्सीनेशन के वायल्स हैं वो किसी भी क्लोज गवर्नमेंट सेंटर में जाके उनसे बदलवा सकते हैं, क्योंकि जो वो गवर्नमेंट सेंटर है वहाँ पे तो वो कैसे भी यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि लोग वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं। तो ये जो है प्रोग्राम लेके आया गया है ताकि वैक्सीन वेस्ट ना हो। और वैक्सीन, अब इंडिया ने क्या क्या चीज़ें करी इसके दौरान कि मतलब जो बाकी देशों का भी जिससे फ़ायदा हो। तो एक तो इंडिया ने ये वैक्सीन मैत्री जो है इनिशिएटिव चालू किया और ऑल्सो इंडिया ने क्या किया, अपना जो कोविन प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था, यानी कि वो वाला प्लेटफॉर्म जिस पे जाके आप अपनी जो है वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कराते थे, वो इन्होंने ग्लोबली अवेलेबल करवा दिया कि कोई सी भी कंट्री जो है इसको यूज़ कर सकती है। तो ये स्टेप लिए इंडिया ने। तो अब क्या बात चल रही है, ये सारी चीज़ें हो गई, पर अब कह रहे हैं कि जो वैक्सीन्स हैं अगर हम उनको मिक्स कर दिया जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है टुवर्ड्स दी वायरस, अगेंस्ट दी वायरस। तो इसमें क्या है कि लोग जो है अभी भी जो गवर्नमेंट है इसको वैल्यूएट कर रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ऐसा करना सही है या नहीं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये लोगों को नुकसान दे जाए। और सेकंड चीज़ क्या है कि अगर ऐसा करते हैं तो किस वैक्सीन की वजह से जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ा अगर किसी की हेल्थ पे, तो किस वैक्सीन की वजह से पड़ा है, वो स्पेसिफिक कंपनी जो है वो लायबल, उनको अकाउंटेबल आप नहीं कर पाओगे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि उसमें मोर देन वन वैक्सीन जो है वो मिक्स होंगी। तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अभी भी इवेलुएट किया जा रहा है इस ऑप्शन को। इसके बाद नेक्स्ट मेन न्यूज़ है कि सेबी ने डायरेक्ट किया है 26 एफपीआईज टू शट फंड्स इन 6 मंथ्स। तो सेबी ने डायरेक्ट कर दिया, और ये क्यों डायरेक्ट किया है, क्योंकि कुछ चेंजेस लाए गए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस में, यहाँ पे ईयर भी मेंशन है, जो कि 2014 में लेके आए गए थे। तो जो ओल्डर नॉर्म्स थे उसमें क्या था कि फंड्स को डायरेक्टली सेबी से रजिस्टर करना था, बट अब जो न्यू वंस हैं उनको जो है रजिस्टर करना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। तो ये जो चेंज इन रूल्स है उसकी वजह से काफ़ी सारे जो पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स और जो भी ट्रस्ट्स थे उनको प्रॉब्लम हो रही है इस पे शिफ्ट करने में। तो रिसेंटली जो जो कंप्लाई नहीं कर रहे, तो सेबी ने उनकी लिस्ट निकाल दी है, उनको डायरेक्ट किया है कि इनका रजिस्ट्रेशन अब ख़त्म हो रहा है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आज हमने देखा भी है कि एक कैनेडियन पेंशन फंड है, तो ये न्यूज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आज ये कैनेडियन पेंशन फंड ने कोटक से जो है अपना पैसा निकालने की मतलब ऐलान कर दिया गया है, वो ऑफलोड कर रहा है अपने शेयर्स। तो वो करीबन 2% ऑफ शेयर्स जो है वो ऑफलोड कर रहा है फ्रॉम कोटक। तो ऐसा आने वाले टाइम में और भी पेंशन फंड्स जो है ऑफलोड करेंगे, तो हो सकता है कि वैल्यू थोड़ा जो है, क्योंकि वो डिस्काउंट पे निकालेंगे मार्केट वैल्यू से, तो जो उनकी वैल्यू है शेयर्स की वो कम होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट इज पेट्रोल डीजल प्राइसेस रेज्ड बाय 80 पैसा पर लीटर। तो कल भी हमने देखा था कि जो एलपीजी है वो ₹50 से बढ़ गई है और पेट्रोल डीजल जो है वो 80 पैसा पर लीटर से बढ़ गया था। तो आज भी दोबारा पेट्रोल डीजल दोबारा 80 पैसे पर लीटर से बढ़ चुका है।
रिजर्व बैंक में रिवाइज इन्फ्लेशन। तो रिजर्व बैंक कल तक कह रहा था कि उनका एक अकोमोडेटिव स्टांस था, अब लेकिन जो है कुछ एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि रिजर्व बैंक रिवाइज कर दे इन्फ्लेशन फोरकास्ट और वो एक न्यूट्रल स्टांस ले ले। तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि 4 स्टांसेस होते हैं: हॉकिश, डोविश, अकोमोडेशन और न्यूट्रल। तो वो हो सकता है कि अकोमोडेटिव से, यानी कि जिसमें वो मनी सप्लाई इनकरेज करता है, स्पेंडिंग इनकरेज करता है, वहाँ से हटकर अब वो आ जाए कि अब ना मैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रल स्टैंड। तो वो जो है, ये जो न्यूट्रल स्टैंड है, ये कह रहे हैं कि अप्रैल या जून पॉलिसी मीट में जो है ये आएगा। इसके अलावा जो दो थे, हॉकिश और डोविश, तो हॉकिश में क्या करते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर देते हैं, डोविश में इंटरेस्ट रेट्स जो है डिक्रीज कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इसलिए करते हैं ताकि लिक्विडिटी बढ़ जाए, और वाइस वर्सा इन द केस ऑफ हॉकिश। नेक्स्ट इज इंडिया मूव्स एग्जेम्पशंस फ्रॉम सोलर इंपोर्ट टैक्सेस। तो इंडिया ने काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए थे सोलर इंपोर्ट्स पे। और वो कैसे लगाए थे कि जो भी आप मॉड्यूल्स अगर इंपोर्ट करते हो तो 40% चार्ज किया जाएगा उस पर टैक्स, और सेल्स पे 25%। और ये इसलिए किया गया था ताकि इंकरेज कर पाए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो इंडिया ये सब कुछ काफ़ी टाइम से कर रहा है। इन्होंने डिफेंस सेक्टर में भी ऐसे ही कहा था कि बाहर से लाई हुई चीज़ें जो हैं हम वो कम करना चाहते हैं। यूनियन बजट में भी आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स वो इंडिया इसलिए ले रहा है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ चुके। ऐसा आपको ड्रोन्स में भी देखने को मिला। लेकिन अभी इंडिया उन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि R&D पे भी जो है काफ़ी सारी कॉस्ट इनकर होती है। तो अब क्या होता है कि अगर आप R&D वगैरह सब कुछ इनकर कर रहे हो अपनी कंट्री में ही, तो ये सारी कॉस्ट ऐड अप हो जाती हैं, और जब आप किसी कस्टमर को सेल करते हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर कोई भी कस्टमर उसको इंक्रीज्ड कॉस्ट पे खरीदेगा तो उसका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि उसकी जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है, यानी कि एक वायबल, यानी वायबल बिजनेस मॉडल क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म में जो है, जैसा जैसा उसके लिए सेटअप किया गया है, जो प्रॉफिट्स डिसाइड किए गए हैं, वो प्रॉफिट्स वो कर ले पाए। तो वो जो वायबिलिटी है वो कम हो जाती है, और कई बार बिल्कुल ज़ीरो पे भी पहुंच जाती है। तो उसकी वजह से कंपनीज ने बोला था कि प्लीज़ हमें थोड़ा इसमें राहत दे दो। और इसकी वजह से अब गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मतलब ये टैक्सेस से वो किसी तरीके से बच पाए। तो उसके बारे में मिनिस्ट्री सोच रही है कि कैसे शील्ड किया जा सके इन प्रोजेक्ट्स को, ताकि इनकी वायबिलिटी जो है अफेक्ट ना हो। तो ये जो एक स्टेप लेके आया गया है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सॉरी इंपोर्ट टैक्सेस जो है बढ़ा रहे हो, वो भी सोलर के ऊपर, सोलर जैसी चीज़ के ऊपर जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो उसकी वजह से जो आपने शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी अपना मोटिव रखा था उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसको एक सेटबैक फेस करना पड़ रहा है। तो इस न्यूज़ में यही है। नेक्स्ट इज STT मॉप अप सीज 25% इंक्रीज इन दिस फिजिकल। तो STT क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और ये बढ़ गया है 25% दिस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अब इनको ज़्यादा जो है रिवेन्यू मिल रहा है, रिवेन्यू रिसीट्स बढ़ गई हैं बाय 25%। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक मेन चीज़ तो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं। तो 2020 और 2021 में भी हमें देखने को मिला, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, एक्टिविटी भी बढ़ गई है, वुमेन इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं मार्केट में। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि STT भी बढ़ गया है बाय 25%। तो ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है कितनी रॉबस्ट है, ट्रेड वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और एक बॉयंसी है मार्केट में। तो ये सारे एक अच्छा सिग्नल है कि जो बिजनेसेस हैं उनको भी इजीली जो है अब पैसा मिलने लग गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है पैसा लगाने को तैयार है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना हो तो ऐसा क्यों हुआ है कि 2020 और 2021 में ही लोग ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना शुरू हुए। वो इसलिए हुआ क्योंकि बाकी सारे जो रेट्स थे, बाकी सारी चीज़ों के जो रेट्स थे, जो रेट ऑफ रिटर्न था वो कम था। गोल्ड पे भी कम था, और बाकी सारे जो है उन पे भी कम था। इसकी FD रेट्स पे भी उनको इतना नहीं मिल रहा था। इसलिए जो है यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया स्टॉक्स में, ताकि रिटर्न्स बेटर हो जाए, और ऐसा हुआ भी। तो यहाँ पे जो है STT एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दो स्टेप्स जो है STT बढ़ गया है। जोमेटो सेट टू स्केल 10 मिनट डिलीवरी सर्विस इन टॉप सिटीज़। तो जोमेटो ने ये देखा है कि जो ये अभी तक 30 मिनट डिलीवरी प्रोवाइड करता था, वो अब
कहीं एब्सोल्यूट ना हो जाए आने वाले टाइम में। तो इन्होंने ये भी देखा है कि लोग जो ज़ोमैटो पे आके सर्च मारते हैं वो कई बार उनके जो फीचर्स होते हैं, जो फ़िल्टर्स होते हैं कि आपको डिशेज़ जो है लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस करना है या हाईएस्ट डिस्काउंट टू लोएस्ट डिस्काउंट करना है, तो उसमें से एक फ़ीचर होता है कि डिलीवरी टाइम के हिसाब से आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो डिलीवरी टाइम के हिसाब से फ़िल्टर लगाना शुरू कर रहे थे और वो प्रेफ़र कर रहे थे कि कौन सबसे टाइम में, सबसे कम टाइम में जो है उनको डिलीवर कर पाए और उसको प्रेफ़र कर रहे थे। तो इसलिए ज़ोमैटो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 10 मिनट डिलीवरी सर्विस के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहा है और वो क्या करेगा कि कुछ मिनी रेस्टोरेंट जो है वो अपने सेटअप कर देगा और यहाँ पे सबसे पहले वो दिल्ली एनसीआर में ये प्लान जो है करने की सोच रहा है इन नेक्स्ट 90 डेज़। उसके बाद एक्सपैंड करना चाह रहा है बेंगलुरु और मुंबई में। तो ये इसका प्लान है और यहाँ पे ये मेन आइटम्स क्या-क्या सर्व करने की सोच रहे हैं, वो है ईज़ी टू डिलीवर आइटम्स जैसे कि पैटीज़, डेज़र्ट, स्नैक्स एंड टी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि यहाँ पे लाने की सोच रहे हैं और एक बहुत फ्यूचरिस्टिक मतलब विज़न है इनका कि पहले ही इन्होंने वो देख लिया कि 30 मिनट वाली जो है अगर ऑब्सोलीट हो गई, तो हमारे बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, इसलिए 10 मिनट पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। इंडिया पुट्स प्रपोजल टू लेट लोकल फर्म्स लिस्ट ओवरसीज ऑन बैक बर्नर। तो ये सेकंड न्यूज़ है जो मैंने इसी न्यूज़पेपर में पढ़ी। पहले तो आपने देखा कि जो एफपीआई है उनके ऊपर और रूल्स लगा दिए गए, बेशक वो 2014 में थे बट वो अब इम्पैक्ट में आए हैं। तो जो फंड्स हैं वो थोड़ा आपको आउटफ्लो देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे हो सकता है जो जो ये पेंशन फंड्स अगर पैसा निकालेंगे तो स्टॉक्स गिरेंगे, ये हमने डिस्कस किया। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया जो है, जो फर्म्स हैं, जो लोकल फर्म्स हैं, उनको भी ओवरसीज लिस्ट नहीं होने दे रहा है। जबकि पिछले साल तक ये कह रहा था कि हम जो है ऐसी पॉलिसी लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोकल फर्म्स जो है ओवरसीज लिस्ट हो और उन्होंने ये बोल भी दिया था कि इस साल फरवरी में हम ये अनाउंसमेंट ले आएंगे कि आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब जो है अपने फर्म्स लिस्ट कर पाओ। लेकिन ये एक रिवर्सल ऑफ पॉलिसी देखने को मिल रही है इंडिया की तरफ से और यहाँ पे इस वक्त वो रीज़न दे रहा है कि हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये स्ट्रेंथन कर पाए कैपिटल मार्केट्स को, अपनी खुद की कैपिटल मार्केट्स को। और इसके बारे में फर्दर इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि कैसे ये इससे इसके थ्रू करना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेनर्स थे उनके लिए भी बुरा हो गया, जो कंपनीज थे उनको भी फंड्स अरेंज करने में मुश्किल होगी। तो जो फॉरेनर्स थे वो इस वक्त क्या चाह रहे थे कि इंडिया जो है काफ़ी सारे स्टार्टअप, एक स्टार्टअप इकोनॉमी बन गई है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं। 2021 में ही 42 यूनिकॉर्न्स थे। तो अब एक सेटबैक है वो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पे स्टार्टअप इकोनॉमी का रिटर्न के थ्रू जो है अपना रिटर्न्स गेन करना चाह रहे थे, बैक करना चाह रहे थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। तो ये इंडिया का स्टेप है, काफ़ी जल्दबाजी में या पता नहीं क्यों ऐसा लिया गया है। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा इसका रीज़न, अभी तक कोई क्लैरिटी मुझे मिली नहीं है। कोल सप्लाई टू एल्यूमिनियम मिल्स एट अ लो। तो जो कोल सप्लाई किया जाता था एल्यूमिनियम मिल्स जो फाइनली अपना फिर फाइनल प्रोडक्ट देते थे, तो अब कोल सप्लाई इनको काफ़ी कम कर दी गई है और ये जो एवरेज ये फर्स्ट हाफ मार्च में जो है ये लोएस्ट है सिंस रिसीव्ड इन सितंबर। तो इतने टाइम में ये लोएस्ट सप्लाई है और ये क्यों की जा रही है? कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये ऐसा कर रहा है वो इसलिए ताकि जो है जो कोल की शॉर्टेजेस पड़ गई थी पहले, इससे पहले कि अब कोल ही यूज़ होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में और काफ़ी सारी अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो सिटीजन्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है कि इनको कुछ कमी ना हो जाए, हमारे लिए हमारे पास कहीं शॉर्टेज ना पड़ जाए, तो उनको प्रायोरिटाइज कर रहा है और इंडस्ट्रीज़ को कम सप्लाई कर रहा है। इसकी वजह से जो कॉल सप्लाई टू एल्यूमिनियम मिल्स है वो कम हो गई है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंपनीज़ हैं, कोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उनको और ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी इंक्रीज प्राइस पे, तो उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इनकर हो रही है, तो उसकी वजह से कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक, ये हमने देख लिया। तो इसमें ये भी चीज़ लिखी हुई है कि एमपीसी एक्सपेक्ट्स क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस टू रिमेन हाई फॉर एटलीस्ट अ ईयर। तो तभी इन्होंने जो है अपने जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स हैं वो रिवाइज़ करने की सोच रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक हाई रह सकते हैं और ये सारी इकोनॉमिस्ट की बात है, अभी आरबीआई से ऐसा कोई डायरेक्ट डिसीजन नहीं आया है। पहले ही मैं क्लेरिफाई कर देना चाहती हूँ कि आरबीआई तो कह रहा है कि हम अकोमोडेटिव स्टांस जो है वो रखना चाहते हैं, ये सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि रेट हाइक हो सकता है, क्रूड और कमोडिटी प्राइस जो है वो हाई रहेंगे एक साल के लिए और जो ट्रांजिटरी नेचर था, तो आरबीआई ने तो अभी भी बोला, कल शक्तिकांता दास ने बोला था कि ट्रांजिटरी है इन्फ्लेशन, बट यहाँ पे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये ट्रांजिटरी नहीं है और ये परचेजिंग पावर पे इफेक्ट जो है वो करेगा।
तो इकोनॉमिस्ट और आरबीआई का ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त। नेक्स्ट इज नेस्ले टू स्टॉप मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रशिया। तो कुछ 400 कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉप कर दिया है अपने प्रोडक्ट्स को रशिया में बेचना। मैकडोनल्ड्स उसमें से एक था। तो अब रिसेंटली नेस्ले ने भी ऐसा किया है और उसने पहले ही होल्ड कर दिए थे नॉन एसेंशियल एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया। तो ये हमें एक बॉयकॉट देखने को मिला है। बाइडन अलाइज एम टू प्रोजेक्ट यूनाइटेड फ्रंट। तो कुछ बाइडन और उनके एलाइज जो यूरोपियन एलाइज थे वो एक अपना यूनाइटेड एफर्ट शो कर रहे हैं कि हम जॉइंटली जो है रशिया की चीज़ों को बैन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को ये अपने साथ लेना चाह रहे हैं ताकि ये रशिया के ऊपर प्रेशर बना सके, क्योंकि रशिया जो है जो भी वो यूक्रेन के साथ कर रहा है वो किसी भी कंट्री को सही नहीं लग रहा है। ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त डिप्लोमेटिक स्टैंड ले रही हैं क्योंकि वो अपने रिलेशंस को हैम्पर नहीं करना चाहती। बट स्टिल एक ये मूव है जो बाइडन ने स्टार्ट किया है और क्योंकि इसके पास पावर भी है तो इसलिए ये अपने अलायंस को लेके और ज़्यादा यूनाइटेड फ्रंट और ज़्यादा कंट्रीज़ को लेके यूनाइटेड फ्रंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। टोयोटा टू बाय बैक $826 मिलियन शेयर्स। तो टोयोटा ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि ये इतने शेयर्स जो हैं वो बाय बैक करेंगे और रिसेंटली इनको काफ़ी सारी डिस्ट्रप्शंस फेस करनी पड़ गई थी टोयोटा को, जिसमें से पहले तो थी कि इनके जो सप्लायर थे उनके ऊपर साइबर अटैक हो गया था। दूसरा, इनको एक पावरफुल अर्थक्वेक आया था जापान में जिसकी वजह से इनको नुकसान हुआ। इनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो बंद हो गई होंगी और जो इनका प्रोडक्शन है वो रुका होगा, तो उससे इनको फ़र्क पड़ा। और तीसरा जो है क्योंकि कोविड आउटब्रेक हो गया है चाइना में उससे भी इनको इम्पैक्ट पड़ा। तो इसकी वजह से जो इनके स्टॉक्स थे, शेयर्स क्लोज्ड इन टोक्यो ऑन वेडनेसडे ऑलमोस्ट 12% ऑफ अ रिकॉर्ड क्लोज इन जनवरी। तो 12% और गिर गए थे। तो अब रीपर्चेज शेयर्स जो अब ये रीपर्चेज करेंगे 10 मई तक रीपर्चेज करेंगे और ये अपना एक प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हैं जो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया था कि हम इतने बायबैक करने वाले हैं। और जो इनके डिविडेंड्स है वो भी इनको स्टेबल रखना चाह रहे हैं, डिविडेंड्स को जो भी ये शेयर होल्डर्स को देने वाले थे। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना है। इसके अलावा एक और न्यूज़ मेरे को देखने को मिली आज, जिसमें था कि जो हम कल तक न्यूज़ देख रहे थे जी और सोनी मर्जर के बारे में, तो उसमें कह रहे हैं कि इन्वेस्को ने कहा था कि ईजीएम जो है वो बुलाई जाए, जबकि कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप ईजीएम नहीं बुला सकते। तो इन्वेस्को ने एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी है, वो ये चीज़ इस्टेब्लिश कर पाए कि उनको ईजीएम बुलाने की जो थी वो परमिशन थी, यानी कि एज एन इन्वेस्टर वो बुला सकते थे ईजीएम। बट अब उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि सोनी और जी का जो मर्जर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो पुनीत गोयनका को जो है मतलब उनको हटाने के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कोई ईजीएम रखने की अब उनका कोई एम नहीं है इस वक्त। तो इसकी वजह से सोनी और जी मर्जर में कहा जा रहा था कि अब इस आज के दिन वो बढ़ने वाले हैं और जो एक अनसर्टेनिटी थी कि ईजीएम होगा या नहीं होगा वो अब कम हो चुकी है वो वाली। और इसमें क्या देखा जा रहा है कि मे बी इसलिए भी किया गया कि जैसे जैसे अब अगर सोनी और जी का मर्जर हो जाता है तो इनके पास भी कुछ राइट्स आएंगे या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस जो हैं ये अवेल कर पाएंगे जिसमें ये अपने अपॉइंटेड डायरेक्टर्स जो हैं वो इनके ऊपर मतलब अपने अपॉइंटेड डायरेक्टर्स जो है लेके आ पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए भी शायद इन्वेस्को जो है वो मान गया। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।